श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के नाम के स्मरण के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हूं। मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन श्री निपेंद्र मिश्र जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बीते 2 सालों से अगर दुनिया भर के राम भक्तों की निगाहें किसी पर टिकी हुई हैं तो वो 2 व्यक्ति हैं। एक है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिनके दिशा निर्देश, जिनके गाइडेंस, जिनकी आकांक्षाओं के अनुरूप इस मंदिर को बनाने की बात हुई है, और एक आप, जिनके कांधों पर यह जिम्मेदारी है। 2 साल पहले आपको लेकर जाती हूं निपेंद्र जी, कहां से ये परिकल्पना गढ़ी गई, ये मंदिर कैसा होगा, ये मंदिर कैसा दिखेगा, क्या कहा गया था? 2 साल पहले से शुरू करते हैं। काफी लंबा इतिहास है। आपको ज्ञान होगा कि 5 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस मंदिर निर्माण का शुभारंभ किया था। इसके पहले एक न्यायिक उच्चतम न्यायालय का निर्णय था जो इन सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। वह था नवंबर 2019 का निर्णय जी। एक ऐसा निर्णय जिसमें 5 जजों ने एक मत से यह बात बताई, दुनिया को बताई, देश को बताई और आदेश दिए कि मंदिर का निर्माण जहां वर्तमान में, जैसा कि आपने कहा, लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था, तो जहां पर सभी ने सपना देखा था कि हमारे भगवान वहाँ पैदा हुए हैं, वहाँ रहे हैं, तो उस आशय का एक मिलता जुलता निर्णय आया कि यह भूमि एक स्वतंत्र ट्रस्ट, स्वतंत्र इस मायने में कि ऑटोनॉमस हो, जिसमें किसी सरकार का हस्तक्षेप न हो, ऐसे ट्रस्ट की एक संरचना की जाए और उस ट्रस्ट को इस निर्माण की कार्यवाही भी दे दी जाए और आगे चल कर के वही ट्रस्ट इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी लेगा। तो निर्माण की जो कार्यवाही थी उसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था रखी कि एक निर्माण समिति बनाई जाए। उस निर्माण समिति का अध्यक्ष हो, उसकी सहायता के लिए एक कमेटी हो जिसको कंस्ट्रक्शन कमेटी कही जाएगी, और वह निर्माण समिति का अध्यक्ष ट्रस्ट का पदेन सदस्य होगा। तो मेरा जन्म उस निर्णय से हुआ जो कि उच्चतम न्यायालय ने किया। लेकिन एक बात आपको जरूर बताऊंगा, ईमानदारी से हम सब, अपने को मैं जोड़ता हूँ, यद्यपि मैं इस के इतिहास से जुड़ा हूँ वर्ष 1990 से, जब एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी प्रदेश में थे, स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी। उस समय आंदोलन हुआ, उस समय मैं उनका प्रमुख सचिव था, तो मैं उस तिथि से जुड़ा हुआ था।
लेकिन लगभग 2012-14 तक हम सब की जो स्मरण पटल है उस पे ये मंदिर नहीं था। हमारे जनरेशन के लोग, हमसे पहले के जनरेशन के लोग, हमारे बाद के जनरेशन के लोग, किसी को अब यह विश्वास नहीं रह गया था कि वहाँ मंदिर का निर्माण कार्य होगा। बहुत से लोग आलोचना भी राजनीतिक दृष्टि से करने लगे थे कि ये बातें होती हैं, ये कुछ विशेष लाभ के लिए होती हैं और निर्माण वगैरह तो हो से नहीं सकता है। लेकिन वर्ष 2014 के बाद, मैं भी उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में था, मई 2014 से, फिर एक आशा जगने लगी कि शायद निर्माण कार्य प्रारंभ हो। सभी की रुचि होने लगी। शीर्षस्थ स्तर पर चिंता होने लगी कि यह जो विश्वास दिलाया गया है करोड़ों व्यक्तियों को, उस विश्वास पे हम खरे कैसे उतरें। तो ये सारा आपको मैंने लंबा इतिहास इसलिए बताया कि यह अपने में एक डिवाइन एस्पिरेशन है कि हर घटनाक्रम अपने आप होती चली गई। मैं इसे अवश्य एक डिवाइन ब्लेसिंग के रूप में समझता हूँ कि जिंदगी के इस मोड़ पर एक ऐसा कार्य मिला जिसकी कोई तुलना नहीं है। मेरे हर इच्छा जो मेरी हो सकती थी, जो एम्बिशन एस्पिरेशन हो सकते थे, उससे कहीं ज़्यादा संतोषजनक यह कार्य हुआ। अच्छा, आपको कैसे बुलाया गया? कॉल आया था आपके पास? आपसे क्या पूछा गया था कि ये काम करना है या आदेश दे दिया गया था? नहीं, मुझे माननीय गृह मंत्री जी ने फोन पर पूछा था। उन तक यह आहट पहुंच गई थी कि मैंने उल्लेख किया है कि यदि यह कार्य मिले तो मैं इस कार्य के प्रति अपनी निष्ठा जो है वो पूरी तरीके से प्रस्तुत कर सकूँगा, परिणित कर सकूँगा। तो उनका फ़ोन आया, उन्होंने पूछा कि मैंने सुना है कि आप निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को, आपके लिए ये विषय स्वीकृत का है। स्वीकृत तो देखिए होता नहीं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी, मेरी तो इच्छा हो सकती है। हाँ। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के आदेश हो सकते हैं जी। तो उस फोन पे जब मैंने अपनी हामी बताई तो आश्चर्य की बात थी, अगले दिन ही, क्योंकि जिस गति से कार्य हुआ, अगले दिन ही अतिरिक्त सचिव मेरे निवास पर आए। उन्होंने ट्रस्ट का आलेख दिखाया जो कि माननीय गृह मंत्री जी ने जिसकी स्वीकृति दे दी थी, और उन्होंने कहा कि आप ट्रस्ट के आलेख को पढ़ लें, इसको यदि आप किसी तरीके से कार्य करने के लिए मजबूत करना चाहते हैं तो आप बता दें क्या संशोधन करना है। मेरे लिए आवश्यक नहीं था। अच्छा, तब तक एक यानी प्लान तैयार था? जी, ट्रस्ट बनने का प्लान तो इसलिए तैयार था क्योंकि उच्चतम न्यायालय का निर्णय था कि एक ट्रस्ट रजिस्टर किया जाएगा। तो ट्रस्ट का इनिशियल रजिस्ट्रेशन तो सरकार को करना था, एक चेयरमैन की आवश्यकता थी और उसमें सभी व्यवस्था करनी थी। उसके बाद सरकार को हटना था, ट्रस्ट के बाद उनको सौंपना था। और फिर ये जो निर्माण कार्य शुरू हुआ तो आप सोचें, फरवरी में आदेश हुए थे और उस समय कोविड का प्रकोप था, तो अयोध्या जाने के लिए भी कठिनाई थी। हवाई जहाज से जा नहीं सकते थे, थोड़ा बहुत मन में डर भी लगता था। तो फिर कार से जाते थे, 8 घंटे कार से जाना, कार से आना। लेकिन एक ऐसी, एक तरीके से आप समझें कि एक
डिविनिटी का पाथ ऐसा हो गया कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद निर्माण के निर्णय हुए। आपने अभी सवाल पूछा था कि ये भव्य मंदिर की कल्पना कैसे थी। जी। 1992 में एक सोमपुरा परिवार है जो आर्किटेक्ट का कार्य, वो मंदिर के कार्य में, उनके साथ स्वर्गीय और अत्यंत आदरणीय श्री अशोक सिंघल जी ने एग्रीमेंट किया। वो आप एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो केवल वो विश्वास की कड़ी है। 2 पन्ने में एक इतना बड़ा एग्रीमेंट कि एक मंदिर बनेगा, सोमपुरा जी उसके मुख्य आर्किटेक्ट होंगे और उनको क्या भुगतान होगा बस। कहीं उसमें, और उस समय जो उन्होंने नक्शा बनाया था, यदि वो भी उस समय के लिए बहुत बड़ा एम्बिशियस नक्शा था, क्योंकि तब तक उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं आया था। सब कुछ तो विचारों में ही था, कुछ कागजों में था, कुछ चर्चाओं में और था, कुछ पत्थरों में था। कुछ पत्थरों में था। पत्थर तो शुरू से रहे हैं हिस्सा, क्योंकि पत्थरों की उन लोगों ने कार्विंग शुरू कर दी थी। आपको शायद पढ़ने में मौका मिला होगा। जी, पढ़ने में ही मौका मिला कि पत्थर की शिला कैसी होगी, उसमें कार्विंग क्या होगी। वह एक स्थान था जहाँ पे कि पहले ट्रस्ट ने, वहाँ जो पहले पूर्व में ट्रस्ट थी उसने रख लिया था। वहीं पर वो ईंटें भी रखे थे जो 4 लाख या उससे अधिक गाँव से, जो एक हर गांव ने एक योगदान किया था, जिसमें श्री राम या राम राम अंकित था, वो भी रखा हुआ था। तो सब मिला करके मैं आपको बताऊं तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और छोटा सा मंदिर, वो जो पहले एक कल्पना की गई थी और एक नक्शा तैयार किया गया। फिर जब ये ट्रस्ट बन गया तो मुझे अच्छी तरह याद है, यहीं पर ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य थे और कुछ मुझे भी मार्गदर्शन मिला था कि मंदिर तो ऐसा बनना चाहिए जो 500,000 वर्ष के लिए होगा और हर दृष्टि से उसकी तुलना भी होगी। इस देश में हम सौभाग्यशाली हैं, बहुत मंदिर हैं ऐसे जो भव्य हैं। विहंगम शब्द आपने बहुत सही कहा। तो यह भी मंदिर ऐसा ना हो कि लोग तुलना में इसको प्रभावित ना हो इसकी स्थिति से। तो फिर यह सोचा गया कि इसका जो ग्राउंड फ्लोर है रूपरेखा ना बदले, जो कि पहले की ट्रस्ट ने किया था, लेकिन इसमें फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, शिखर की ऊंचाई कितनी हो और कितने मंडप हों जिससे कि इसकी सिमेट्री हो, मंडप की टेपरिंग व्यवस्था हो, यानी ग्राउंड फ्लोर में 5, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर में 3 और फिर सेकंड फ्लोर में 2, और फिर उसके चारों तरफ परकोटा बने। इसका महत्व बहुत लोग नहीं समझते। ये परकोटा है जी, ये पूरा परकोटा है, एक तरह से बाउंड्री वॉल हम कहें। जी हाँ, इसको आप नॉर्थ में यूँ समझें कि ये परिक्रमा के लिए, मंदिर की परिक्रमा के लिए एक स्थान है, लेकिन इसके बहुत सारे पर्पस थे। जब ये सोचा गया, परकोटा की व्यवस्था अधिकांश बड़े मंदिरों में है, आज भी हमारे देश में है। और पुराने शहर भी जब बसे थे तब उस वक्त भी, मैं तो राजस्थान से आती हूँ, तो वहाँ पे परकोटा का ये जो अभी भी कुछ हिस्सा बाकी है। शायद सबसे ज्यादा राजस्थान में। I'm glad the word परकोटा at least appeals to you. तो इस परकोटा की जो एक मुख्य व्यवस्था थी वो तो यह थी मंदिर की सुरक्षा, क्योंकि ये बाहर से ये कंटिन्यूअसली एक वॉल है जो चल रही है। और कितनी ऊंची ये वॉल होगी? ये करीब जो ये वॉल है, ये मोटा मोटी आप यूँ सोचें कि 30 से 35 फुट इसकी ऊंचाई। 30 से 35 फुट इसकी ऊंचाई है। बहुत से स्थानों पे 40 फीट के ऊपर है परकोटा में। और
इसमें अंदर की तरफ, बाहर बंद है, अंदर ये मंदिर की तरफ खुला है, जिससे कि श्रद्धालु जब परिक्रमा कर रहा है तो लगातार मंदिर के प्रति अपनी आस्था निष्ठा रखता है। ईस्टर्न गेट इसका परकोटा का उधर था जो बनाया गया। परकोटा में 6 मंदिर भी हैं। यह भी व्यवस्था थी परकोटा में इस प्रकार से कि जो पूर्व में यहाँ पर इस स्थान पर सीता रसोई जो पहले वहाँ पर बनी हुई थी, तो लोगों को एक तरीके से इमोशंस थे कि सीता रसोई को हम किसी न किसी रूप में इससे जोड़ें। तो यह रखा गया कि यहाँ पर एक अन्नपूर्णा का मंदिर होगा जो शक्ति का मंदिर माना जाएगा, और यहीं से भगवान के प्रसाद की व्यवस्था होगी। जो प्रसाद यहाँ बनेगा वो भगवान के लिए जाएगा यहाँ से। बाकी सब मंदिर यहाँ पर जो हमारे विश्वास में और नागर शैली में थे, शिव का मंदिर होगा, हनुमान जी का मंदिर होगा, तो इस प्रकार से मंदिरों का स्थान भी दिया गया कि 6 मंदिर होंगे। अच्छा, मैं एक श्रद्धालु के तौर पर इस मंदिर में अगर आ रही हूँ तो क्या यहाँ भी इस परकोटे की तरफ भी हमें परिक्रमा का अवसर मिलेगा या वो नीचे की तरफ परिक्रमा होगी? नहीं नहीं नहीं, आपको मैं बताऊं जी। 23 जनवरी से 23 जनवरी 2024 से जी। जो श्रद्धालु आएगा वो यहाँ से आएगा। सिंह द्वार? ये ईस्टर्न गेट है। अच्छा, ईस्टर्न गेट है। ईस्टर्न गेट का यह परकोटा है। यहाँ के परकोटा से वो प्लाजा में आएगा। इस तरह वो स्टेयर से उतर के आएगा। फिर यहाँ से जब स्टेयर पे चढ़ेगा तो यहाँ पर 3 द्वार हैं जिसका आपने अभी उल्लेख किया। सिंह द्वार, सिंह द्वार, गज द्वार, और तीसरे पे हमारे हनुमान जी और गरुण जी जो कि आपको एक शक्ति प्रदान कर रहे हैं और भगवान की सुरक्षा देख रहे हैं उनका। तो वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म होगा और यहाँ पे सीढ़ियों से चढ़ करके श्रद्धालु 5 मंडपों को पार करता हुआ यहाँ गर्भगृह में आएगा। गर्भगृह में भगवान 22 जनवरी 2024 को स्थापित हो जाएंगे। तो यह तो है, लेकिन जब दर्शन कर लेगा तो वह सदर्न एग्जिट से, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं जी, यहाँ जा करके और इस रास्ते से परकोटा में यहाँ एंटर करेगा और यहाँ से फिर ये इनकी परिक्रमा, ये परिक्रमा पूरी करके और इस प्रकार से बाहर जाने की व्यवस्था है। अच्छा सर, ये बताएं कि जब हम अपने घर का निर्माण करते हैं, आप तो भगवान जी का घर बना रहे हैं, जब हम अपने घर का निर्माण करते हैं और खुदाई शुरू करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है घर की नींव। अगर नींव मजबूत होगी तो ये तय है कि इमारत जो है वो सालों साल डिगेगी नहीं। अब ये तो प्रभु श्री राम जी का घर है, तो इस घर की नींव के बारे में बताइए। अगर आपने प्रश्न किया होता, आपने प्रश्न किया घर की नींव, अगर आपने प्रश्न यह किया होता कि सबसे चैलेंजिंग निर्णय क्या था जी आपका निर्माण में, तो वह भी यही था, नींव का निर्माण कैसे हो। निर्माण के लिए सबसे पहले सॉइल का टेस्ट होगा। सॉइल टेस्ट में ये आया कि किसी सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ से सरयू नदी नीचे से गुजरती थी, तो उस कारण से ये समझा गया कि जो सॉइल है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इस तरीके से ग्रिड करके वो मजबूती नहीं ले पाती है। तो यहाँ पर 2 राय बन रही थी। कुछ लोगों का यह कहना था कि पाइल फाउंडेशन पे हो, तो पाइल फाउंडेशन एक्चुअली बनाए गए, 4 पाइल्स डिग करके फिक्स किए गए, लेकिन उसमें देखा गया कि एक हल्का सा टिल्ट आ रहा था जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल नहीं था। दूसरी जो राय थी लोगों की वो यह थी कि यहाँ पर पूरे सॉइल को 2.5 एकड़ की जो भूमि की यहाँ पर व्यवस्था है, इसके सॉइल को बाहर कर दिया जाए क्योंकि वो अच्छी नहीं है
मिट्टी, और उसमें टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड ऐसी सॉइल रखी जाए जिसकी क्वालिटी यह हो कि करीब 14 दिन में वो पत्थर जैसा उसकी गुणवत्ता हो जाए। कानपुर की आईआईटी, चेन्नई मद्रास की आईआईटी, सूरत की आईआईटी, इनके विशेषज्ञों ने सबने कहा कि आपको 15 मीटर खुदाई करनी पड़ेगी और वो मिट्टी हटानी पड़ेगी। 15 मीटर का अनुमान हुआ 3 किता बिल्डिंग, तो 15 मीटर के लिए 47 लेयर बनानी थी। यानी एक लेयर डालिए, उसको कॉम्पैक्ट करिए, कॉम्पैक्ट करने के मापदंड होते हैं। जब वो कॉम्पैक्शन हो जाएगा तो उसको छोड़ दीजिए, फिर उसको पहले दिन और 14 दिन बाद टेस्ट करिए कि वो फर्स्ट लेयर के गुणवत्ता पत्थर जैसी हुई कि नहीं। सर एक मिनट, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर 47 लेयर डाली गई, हर एक लेयर के बाद पहले दिन और 14वें दिन टेस्ट करना जी। है। हर एक बहुत समय सैंपल इसी में जी दिया हाँ। गया होगा। तब फिर चुनौती ये थी कि ये हम अगर करेंगे और खुदाई करेंगे तो वर्षा ऋतु आ जाएगी। हाँ, मौसम तो आएगा। तो वर्षा ऋतु में तो सब मिट्टी वापस लौट के वहीं हो जाएगी। तो सब चीज़ों के लिए मुझे अच्छी तरह याद है, यहीं पे ही हमारे ट्रस्ट के सभी सम्मानित सदस्य यहाँ बैठे, विकल्प सामने रखा गया और उस विकल्प के पहले उन्होंने सभी इंजीनियर्स को सुना, हर इंजीनियर को सुना। सबसे ज्येष्ठतम इंजीनियर से एक डॉक्टर राजू, जो आईआईटी दिल्ली में डायरेक्टर आज से करीब 15 वर्ष पहले थे, उनकी अध्यक्षता में सारे इंजीनियर्स जुड़े थे, आईआईटी के डायरेक्टर्स जुड़े थे, हमारे एलएनटी जो निर्माण कर रही थी उसके विशेषज्ञ थे, सभी थे। तो सबने अपनी अपनी राय दी। अंत में ट्रस्ट ने निर्देश दिया कि हम पाइल फाउंडेशन नहीं करेंगे और हम यहाँ पर खुदाई करेंगे। हम देखेंगे कि वर्षा ऋतु आती है तो हम कैसे बचाएंगे, हम चुनौतियाँ झेलेंगे, लेकिन हम इसकी जो एक मजबूती है, जो हमारी एक एस्पिरेशन है कि 1000 ईयर का टेम्पल बनेगा, उससे समझौता नहीं करेंगे। तो इतने सारे लेयर्स पर फिर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो आप यूँ समझें कि मोटा मोटी करीब 20 मीटर फाउंडेशन, राफ्ट और प्लिंथ को मिला करके हुआ, जिसके ऊपर फिर बंसी पहाड़पुर का स्टोन लगना शुरू हुआ। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन एक बड़ा भारी इंजीनियरिंग लेसन उसमें मिला। वो सारे अभिलेख रखे गए हैं और आईआईटी कानपुर ने तो यहाँ तक अनुरोध किया है कि वो अपने सिविल इंजीनियरिंग की कक्षा में इसको केस स्टडी बनाना चाहते हैं और इसको पढ़ाना चाहते हैं। ये वाकई में एक डॉक्यूमेंट है। इस मंदिर के निर्माण में मैं पढ़ रही थी, कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। जी, उसका कारण तो यह था कि लोहे का जीवन करीब 90 से 100 साल का होता है और यदि आप इसको इतनी मजबूती देना चाहते हैं तो एक ऐसी मटेरियल नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए पूरा मंदिर जो है वो बंसी पहाड़पुर के स्टोन से बना है, पूरा मंदिर परकोटा मिलाकर के। और केवल जो इस्तेमाल हुआ है वो कॉपर की क्लिप्स, जिसको कहते हैं पिन, दो पत्थरों को जोड़ने के लिए क्लिप्स जो जोड़ने थे जी, केवल वो भी कॉपर के इस्तेमाल किए गए। लोहे का स्टेनलेस स्टील वहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात थी, लेकिन मैं दूसरी बात भी आपको इसी अवसर पे बताना चाहूँगा, जिससे हमारे इस पूरे निर्माण के हर मजबूती के लिए हमने सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की को परामर्शी बनाया। तो जैसे फ्लड थ्रेट्स हैं तो उनको दिया गया कि आप इसके ग्राउंड लेवल को, सरयू के ग्राउंड लेवल को, मैक्सिमम फ्लड लेवल को, पिछले 500 साल के फ्लड्स को देख करके बताएं। अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक CBRI को कहा गया कि आप देख लें
क्योंकि पत्थरों का रिजिलियंस ऐसा होना होगा, बिकॉज यू नो इट्स अ वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर। पत्थर पे पत्थर, पत्थर पे पत्थर रख करके तो हम बना रहे हैं, तो उसका रिजिलियंस और अर्थक्वेक का जो एक ट्रेमर आता है, जो एक शक्ति से अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो उसका अध्ययन करना था। तो उन्होंने उसका अध्ययन किया बड़े वैज्ञानिक ढंग से। पिछले 50 वर्षों के नेपाल से लेके यहाँ तक किस इंटेंसिटी से भूकंप आए हैं उनको किया। फिर उसको उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल लैब में सिमुलेट किया कि अगर इसका 50 गुना भी ज़्यादा इंटेंसिटी हो तो हमको क्या करना चाहिए। तो उस आधार पे उन्होंने इसकी रिकमेंडेशन की कि किस प्रकार से स्टोन को कैसे रखा जाएगा, क्या सुनिश्चित होगा कि स्पेस नहीं हो बीच में। वो सारी बातें उन्होंने एक एसओपी के रूप में, जो कि एक तरीके से कंस्ट्रक्शन का गाइडलाइन समझिए आप, बाइबल, वो उन्होंने बना के दिया। और फिर उनके ही लोग आकर के यहाँ अब टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि पत्थरों में, यानी आप यूँ समझें कि 0.1 मिलीमीटर का भी स्पेस छोड़ा नहीं जा सकता। नहीं, उसके लिए तो फिर ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि पत्थर पोरस ना हो। उसके लिए भी तो बहुत विमर्श हुआ होगा, बहुत सोचा गया होगा, लैब टेस्टिंग हुई होगी। हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स है मैसूर में, जो केंद्र सरकार की संस्था है, वह लोग और जो आर्कियोलॉजिकल उसके थे, उन्होंने पत्थरों का अध्ययन किया। और अध्ययन के बाद उनके अनुसार बंसी पहाड़पुर, जो राजस्थान में एक माइन का एक पर्टिकुलर एरिया है जी, जहाँ माइनिंग बंद हो गई थी बहुत समय के लिए, तो उस बंसी पहाड़पुर के स्टोन को पाया गया कि वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। मैंने बताया ना कि जब भी कोई कठिनाई आई तो अपने आप कहीं ना कहीं उसका समाधान निकला। तो बंसी पहाड़पुर के माइंस, वहाँ से बिल्कुल किसी हालत में माइनिंग नहीं हो सकती थी। जो पहाड़, वहाँ से पहाड़ से कुछ चीज़ें निकलती थीं वो चोरी की थी। हमारे ट्रस्ट के लोग इस निश्चित मत के थे कि हम कोई निर्माण कार्य ऐसा नहीं करेंगे जो चोरी से अनैतिक हो, जिस पे जीएसटी न लगा हो। तो उन्होंने लीगल काम होगा सारा। उन्होंने कहा सबकी पर्ची बनेगी, और फिर उसके बाद यहाँ पर पत्थर आए। आज भी आ रहे हैं वहीं से पत्थर, और छोटे मोटे नहीं, कुल मिला करके परकोटा में और मंदिर में मिला करके लगभग 13 लाख क्यूबिक फीट पत्थर इस्तेमाल बंसी पहाड़पुर का होने जा रहा है। तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि वहाँ के एक पहाड़ का शायद सब कुछ जो है जी यहाँ पर। और मेरे ख्याल से इतने सालों से वो बंद इसलिए था कि उसने भी तय कर लिया था, मैं काम तब शुरू करूंगा, खुदाई यहाँ तब होने दूंगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा। सर एक बात बताएं, ये जो कार्यशाला अयोध्या में थी जहाँ पर सालों से कहते हैं कार्विंग चल रही थी, उन कार्यशालाओं में तो मैं भी गई अलग अलग समय पर रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए। अच्छा। तो उन कार्यशालाओं से जो पिलर्स लाए गए हैं और नए पिलर्स भी जो तैयार हो रहे हैं, कितने पिलर्स और उन पर कैसे नक्काशी की गई है? देखिए, चूंकि वो सोमपुरा जी ही आर्किटेक्ट थे जी, तो उन्होंने जो पिलर्स बनाए वो एक मेजरमेंट के हिसाब से बनाए थे कि ग्राउंड फ्लोर में इसको करेंगे। तो जो वहाँ पे पिलर्स थे वो लगभग गिनती में, यदि मैं अपनी याददाश्त को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, तो 70,000 क्यूबिक फीट थे। उन पिलर्स पे जो भी उन्होंने रूप काम किया था और स्किल्ड लोगों ने किया था, वह बन के वहाँ रखे हुए थे। लेकिन इतने वर्षों से, 10 वर्ष से ज़्यादा वहाँ पे थे, तो उनका रंग भी बदल गया था।
रंग बदल गया था, कईयों पर थोड़ी थोड़ी काई जमने लग गई जम थी। तो पहले तो सोमपुरा जी ने उसको केमिकली ट्रीट करके उसकी सफाई करी। सफाई करने के बाद जो बाकी लोग थे, लार्सन टूब्रो और टीसी, उन्होंने उसके मेजरमेंट को देखा कि उसमें से कितने पत्थर जो हैं वो इसमें अब उपयोग में आ सकते हैं। तो 40% पत्थर जो हैं वो निश्चित रूप से इसमें आ सकेंगे, और यह भी सुनिश्चित करना था कि उनका नेचुरल कलर वही हो जो कि अब जो पत्थर आ रहे हैं उसके अनुसार हो। तो यह सुनिश्चित, क्योंकि वो सौभाग्य से वो भी बंसी पहाड़पुर के ही थे स्टोन, तो इसलिए यह संभव हो पाया। बाकी पत्थरों के लिए आपका स्वाभाविक है प्रश्न कि क्या होगा, तो वह भी पत्थर का इस्तेमाल इस परकोटा के बाहर जो 71 एकड़ में निर्माण कार्य होगा उसमें कर लिया जाएगा। सर, रामलला जी तो पहले से विराजमान हैं, वो तो प्राण प्रतिष्ठा के इंतजार में है कि इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये जो पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है 22 तारीख का 2024 जनवरी का, इसमें वो जो रामलला जी की मूर्ति है उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी या एक नई मूर्ति का निर्माण करके उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी? ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं भी एक जिज्ञासु के तौर पर ये पूछ रही हूँ, क्योंकि दो भगवान नहीं, दो मूर्तियां। I'll correct my sentence. वो भगवान तो एक ही है और मूर्तियों का रूप अलग है, बाकी सब एकता है। और जो वर्तमान में जो आपने मंदिर में दर्शन किया होगा, बाल स्वरूप है, बहुत सुंदर स्वरूप है। वह तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार किया है एज पिटिशनर जी। तो आप यूं समझें कि उच्चतम न्यायालय ने भी एक अपने निर्णय के न्यायिक निर्णय से संज्ञा दे दी कि यह चाइल्ड राम इस पूरे मुकदमे के पिटिशनर हैं, इसीलिए यह जो है जजमेंट उनके फेवर में हुआ। तो वह तो रहेंगे। आपने चूंकि जानना चाहा, 22 जनवरी को 2024 में भगवान वहाँ से यहाँ गर्भगृह में आएंगे, जो वर्तमान में भगवान है जी, बाल स्वरूप है। यहाँ पे ऐसे भी भगवान चाइल्ड यानी परहैप्स इस प्रकार का टेम्पल अपने में अनोखा है जो कि रामलला है। तो जो दूसरी मूर्ति बन रही है वो खड़ी मूर्ति है, वो बैठी हुई मूर्ति है जो आपने देखा है जी। आपने देखा है उसकी साइज इस प्रकार की है कि जो दर्शक है, श्रद्धालु है, वो शायद 30 फीट से जब मंदिर गर्भगृह के सामने आएगा तो उसको भगवान के दर्शन करने में भी कठिनाई होगी। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि एक 51 इंच की 4 से 5 वर्ष की उम्र की रामलला हो। 5 वर्ष क्यों? क्योंकि सामान्यतः यह समझा जाता है कि 5 वर्ष के बाद कुछ उम्र ऐसी होती है जब आप यज्ञोपवीत पहनते हैं जी। तो यह निर्णय हुआ कि रामलला वैसे ही होंगे जैसे कि वर्तमान मंदिर में है। उनकी उम्र 4 से 5 वर्ष होगी। ऊंचाई इस प्रकार रखी गई कि दर्शन करने में भगवान की आँख और भगवान के चरण, जिसको समचरण कहते हैं, वह बिल्कुल श्रद्धालु के समक्ष और श्रद्धालु उसको रिलेट कर सके। एक और बड़ी आवश्यकता थी, वो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने एक टेक्नोलॉजी और साइंस को इस मंदिर से जोड़ा। वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि रामनवमी में अगर सूर्य की किरण भगवान के माथे पर पड़े तो एक उसका अपना महत्व होगा। एक भगवान के जीवन एक प्रकार से हम परिचित करा सकेंगे कि भगवान जन्मे। जब सूर्य की स्थिति का अध्ययन किया गया रामनवमी में
क्योंकि सूर्य की तो अपनी एक स्थिति होती है, रोटेशन परिक्रमा है उनकी भी। परिक्रमा है। तो वह यह देखा गया कि सूर्य की किरणें इंटर सीधे ईस्ट से नहीं आ रही, इसकी पोजीशन ऐसी है पूर्व कि वो पश्चिम उत्तर इधर दक्षिण। से नहीं आ रही, वो लगभग यहाँ पर वो हिट कर रही नॉर्दर्न साइड पे। तो उत्तर की यह तरफ से। हुआ कि भाई सूर्य की किरण तो यहाँ तक आ गई, वो शिखर पे आ गई 12 बजे दिन में। अब यहाँ से हम कैसे यहाँ भगवान के माथे पे करें? तो किरण आने के बाद पेनिट्रेट यहाँ करेगी और उसके बाद हम रिफ्लेक्ट कराएंगे। तो यहाँ कोई विंडो होगी? जी 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 एक विंडो होगी, विंडो से एपर्चर होगा। हाँ। एपर्चर से किरण आएगी, वहीं पर वो एक तरीके से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होगा जो बेंगलोर में डेवलप हो रहा है, और वह सूर्य की किरण आ करके वहाँ से रिफ्लेक्ट हो करके भगवान के माथे पे आएगी। इसलिए इन सब आगमन के लिए आवश्यकता थी कि हम उनको पूर्व में ही बता दें कि भगवान की ऊंचाई कितनी होगी। तो एक एक चीज़ उनको बताई गई है कि भगवान का जो स्तंभ है, भगवान कमल पर खड़े हैं, सब मिला करके भगवान की ऊंचाई करीब 71 इंच से 78 इंच ग्राउंड लेवल से होगी। एक और चुनौती थी कि हर वर्ष चूंकि सूर्य का थोड़ा सा स्थान बदलता है, तो अगर हम एक एपर्चर में यहाँ से करेंगे और एक मशीन लगा देंगे तो वो हो सकता है माथे पर ना जा करके अगले साल आइज़ पे आ जाए, कहीं और आ जाए। तो उस CBRI ने और एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट ने अगले 20 साल के सूर्य के मूवमेंट क्या होंगे उसका आकलन किया है, आकलन करके प्रोग्राम बनाया है जिससे हर वर्ष वो कंप्यूटर एडजस्ट करके वहाँ पर कर सकेगा। तो वो भी इसमें निहित है। तो दो मूर्तियां होंगी, एक बाल स्वरूप होंगे जिनके दर्शन अभी आपने अयोध्या में किए होंगे, अगर आप अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जाते हैं, और अब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी उस मूर्ति की, बाल स्वरूप लेकिन खड़े हुए राम जी आपको दिखाई देंगे। इस मूर्ति के लिए धातु, अष्ट धातु का चुनाव हुआ या किसी पत्थर का चुनाव हुआ, वो प्रक्रिया आप बताएं। हमारे ट्रस्ट के सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि यहाँ पर भगवान की मूर्ति स्टोन की होनी चाहिए, और स्टोन में फिर यह प्रश्न उठा कि उसको निर्णय कौन करे कि स्टोन सही है कि नहीं। इस कार्य को, जैसा मैंने पहले भी उल्लेख किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स जो है, जो पत्थरों के ही केवल विशेषज्ञ, उनके यहाँ कुछ और कार्य नहीं होता है, तो उनको सैंपल दिए गए। उन्होंने 3 सैंपल स्टोन के ऐसे पाए, एक तो राजस्थान का मार्बल था, मकराना का जी, और 2 कृष्ण शिलाएं थीं जो कि कर्नाटक की थी, जिनको उन्होंने उपयोगी इस दृष्टि से पाया कि उनकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी वाटर की बहुत कम है। फिर उनका कार्बन पे क्या असर होगा उसको देखा गया। वेदर में डिफरेंट केमिकल्स जो होते हैं उनका उस पर क्या असर होगा, क्योंकि हवा से हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ तक उन्होंने जानकारी की हवा में भी नमी होती है कि इलेक्ट्रिकल जो, अगर वहाँ पे बहुत तो बिजली की व्यवस्था नहीं होगी, हमारे मंदिरों में बहुत चकमक नहीं होता, तो इसलिए, लेकिन व्यवस्था तो होगी, तो उसका क्या असर होगा। सब चीज़ों को देखने के बाद इन्होंने 3 शिलाएं तय करी। उन्हीं 3 शिलाओं पे 3 स्कल्प्टर्स जो हैं, एक नामी स्कल्प्टर जिनको बड़ा अनुभव है, जो चुने गए एक तरीके से, सारे स्कल्प्टर्स आप यूँ समझें कि उनका स्वयंवर हुआ, उसमें से 3 का चुना गया। पूरी ट्रस्ट बैठी, ट्रस्ट के सदस्य बैठे, और उन्होंने निर्णय लिया कि यह 3 लोग कार्य करें, और तीनों लोग अयोध्या में कार्य कर रहे हैं। मुख्य बात यह थी
कि पूरा स्वरूप कैसा हो, वह कैसे बने। तो उसके लिए आर्टिस्ट लोगों के साथ एक कंपटीशन हुआ। पहले आउटसोर्स क्राउडिंग का हुआ। आर्टिस्ट इन द सेंस पेंटर्स? हाँ हाँ हाँ, आर्ट वर्क जो सिर्फ आर्ट वर्क करते हैं, जी, जी। जो पेंसिल से बनाते हैं या उसको शैडो पेंट करते हैं, वो करते हैं। तो उसमें अनेक आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया। तो अंत में BHU के एक प्रोफेसर से उनका जो राम लला का स्वरूप था वह हम लोगों की कल्पना के निकटतम था। तो वही स्वरूप इन तीनों स्कल्प्टर्स को दे दिया गया। ये मंडप जो निर्माण किए जाएंगे, अभी कितना निर्माण हो चुका है? जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी 22 जनवरी को, आई एम श्योर ये सब कुछ तो हम नहीं देख पाएंगे। नहीं, जी हाँ। इसमें तो अभी और समय जाएगा, लेकिन हम इस वक्त क्या स्वरूप देखने वाले हैं मंदिर का? अच्छा है कि इस बात को बताना भी, क्योंकि बहुत भ्रम है लोगों को कि पूरा मंदिर बन के 22 जनवरी को हो जाएगा। तो आपने अच्छा किया उस भ्रम को दूर करने के लिए। हम 22 जनवरी को, जिसे हम कहते हैं फेज़ 1, फेज़ 1 में दिसंबर 2023 तक हम ग्राउंड फ्लोर का निर्माण होगा, गर्भगृह होगा, 5 मंडप पूरे होंगे, मंडप के डोम पूरे होंगे, और जहाँ तक फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है उसका कार्य होगा, लेकिन वो 22 जनवरी के बाद होगा। ये शिखर पूरा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सेकंड फ्लोर से ऊपर निकलना है जी। ये नहीं होगा। गर्भगृह का जो सामने का 80 मीटर है वो पूरा होगा, और ये साउथ एग्जिट चूंकि इस्तेमाल होगा तो यहाँ का 40 मीटर, यानी परकोटा का जो है, परकोटा का ये हिस्सा, और क्योंकि सामने आपने का। एग्जिट करना है जी। और ये एंट्री है, तो ये वाला हिस्सा हो गया। नीचे गर्भगृह हो गया और दूसरी मंजिल की और- छत तक हुआ है। हाँ, नहीं, गर्भगृह हो गया, गर्भगृह की 5 छत, मंडप बन जाएंगे, जी। उसकी रूपरेखा होगी। इसका मतलब श्रद्धालु आएगा तो 5 मंडप से पार करता हुआ गर्भगृह का दर्शन करेगा। पहला फ्लोर और दूसरा फ्लोर वो दिसंबर 2024 में निर्माण पूरा होगा। तो अगर आप मंदिर का पूरा निर्माण देखना चाहती हैं तो आपको दिसंबर 2024 तक की प्रतीक्षा करनी होगी। दिसंबर 2024। तो अभी जब हम दर्शन के लिए क्या श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा प्राण जी, प्रतिष्ठा के बाद? 23 तारीख को खुलेगा। गर्भगृह में भगवान होंगे। गर्भगृह में दोनों अचल मूर्ति जो कि खड़ी मूर्ति है जी। वह होगी, और उत्सव मूर्ति जो कि चल मूर्ति है, जो कि वर्तमान में मूर्ति आएगी, एक टेम्परेरी टेम्पल से यहाँ उसको लाया जाएगा, वो आपके दर्शन में मिलेंगे। राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, जिसके लिए सैकड़ों सालों से राम भक्त इंतजार कर रहे थे, वो अभी एक मॉडल के स्वरूप में हमारे सामने है, लेकिन बहुत जल्द, वो दिन दूर नहीं, 22 जनवरी 2024 को ये मंदिर आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निपेंद्र मिश्रा जी, इतना समय हमें देने के लिए बहुत धन्यवाद।